नमस्ते। जेफरी एप्स्टीन फाइल्स एक ऐसा नाम जो आजकल हर तरफ छाया हुआ है। हाल ही में जो दस्तावेज सामने आए हैं उन्होंने पूरी दुनिया में जैसे एक भूचाल ला दिया है। तो चलिए आज इन्हीं दस्तावेजों की तह तक चलते हैं और देखते हैं कि सत्ता, सीक्रेसी और इंसाफ को लेकर ये क्या कुछ बताते हैं। तो शुरुआत करते हैं उस एक नंबर से जिसने ये सारी बहस छेड़ी है। 30 लाख। जी हाँ, 30 लाख से ज्यादा पन्नों के दस्तावेज, फोटोज और वीडियोस। ये सब अमेरिकी डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस ने जारी किए हैं। सोचिए कितना कुछ होगा इन पन्नों में। अब जाहिर है इतने सारे पन्नों के बीच कोई भी खो सकता है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ये लाखों पन्ने जेफरी एप्स्टीन के नेटवर्क और उसकी दुनिया के बारे में हमें बताते क्या हैं। इसी सवाल का जवाब आज हम ढूंढने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहली और ज़रूरी बात ये समझना कि ये फाइलें हैं क्या। देखिए, ये कोई एक सिंगल डॉक्यूमेंट नहीं है। ये तो कई अलग अलग चीज़ों का एक बहुत ही उलझा हुआ जाल है। असल में ये जो फाइलें हैं ना, ये कई चीजों का एक मिक्सचर है। इसमें एफबीआई की इन्वेस्टिगेशन फाइल्स हैं, कोर्ट के रिकॉर्ड्स हैं, ग्रैंड जूरी के डॉक्यूमेंट्स हैं। और इसीलिए ये मामला इतना पेचीदा है, क्योंकि हर तरह के दस्तावेज को पब्लिक करने के नियम अलग अलग होते हैं। क्या दिखाया जा सकता है, क्या नहीं, ये सब पहले से तय होता है। तो अब आते हैं उस हिस्से पर जिसने सबसे ज्यादा सुर्खियां बटोरी हैं। कैसे इन फाइलों से दुनिया भर के ताकतवर लोगों का एक पूरा नेटवर्क सामने आता है। इस लिस्ट में कौन नहीं है? बड़े बड़े नेता जैसे बिल क्लिंटन, डोनाल्ड ट्रंप, टेक इंडस्ट्री के दिग्गज बिल गेट्स से लेकर एलॉन मस्क तक, यहां तक कि शाही घरानों के लोग भी जैसे ब्रिटेन के प्रिंस एंड्रू। लेकिन और ये बात बहुत जरूरी है, किसी का नाम इन फाइलों में होने का यह मतलब बिल्कुल नहीं है कि वो किसी गलत काम में शामिल थे। इन खुलासों का असर भी काफी गहरा हुआ है। जैसे मिलिंडा फ्रेंच गेट्स का बयान आया। उन्होंने कहा कि ये सब देख के उन्हें अपनी शादी के वो बहुत बहुत दर्दनाक दिन याद आ गए। वहीं दूसरी तरफ बिल गेट्स ने पब्लिक में आकर कहा कि एप्स्टीन से मिलना उनकी नासमझी थी। उनका कहना था कि ये मुलाकातें सिर्फ फंडरेजिंग के लिए थीं और उन्होंने किसी भी तरह के गलत काम से साफ इनकार किया। और यहीं पर यह मामला और भी उलझ जाता है। एक ऐसा ईमेल भी मिला जो एप्स्टीन ने 2013 में शायद खुद को ही लिखा था और भेजा नहीं। इसमें उसने दावा किया था कि उसने गेट्स को रशियन लड़कियों और खुफिया मुलाकातों में मदद की थी। अब गेट्स के स्पोक्सपर्सन ने इन दावों को पूरी तरह बकवास बताया है। तो एक तरफ चौंकाने वाले दावे हैं और दूसरी तरफ उनका खंडन। सच क्या है ये पता लगाना बहुत मुश्किल है। अब एक सवाल जो सबके मन में आता है कि इन डॉक्यूमेंट्स में इतनी सारी जगह काली क्यों है, इतनी जानकारी क्यों छिपाई गई है? इसका जवाब एक बहुत बड़ी कानूनी पहेली में छिपा है। तो देखिए, यहाँ दो कानूनों के बीच एक तरह की खींचतान है। एक तरफ है फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन एक्ट, जो कहता है कि सरकार को पारदर्शी होना चाहिए ताकि ताकतवर लोगों को जवाबदेह ठहराया जा सके। लेकिन दूसरी तरफ है प्राइवेसी एक्ट, जो कहता है कि आम लोगों, खास तौर पर पीड़ितों और गवाहों की निजी जानकारी को बचाना भी जरूरी है। इसी बैलेंस को बनाने के चक्कर में बहुत सी जानकारी को ब्लैकआउट करना पड़ता है। और ये मत सोचिए कि इस आग की लपटें सिर्फ अमेरिका तक ही सीमित हैं। नहीं, इन फाइलों ने तो दुनिया भर की सियासत में तूफान ला दिया है। मिसाल के तौर पर नॉर्वे को देखिए। वहां के पूर्व प्रधानमंत्री के खिलाफ गंभीर भ्रष्टाचार के शक में क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन शुरू हो गई है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की चीफ से भी पूछताछ हो रही है। यूके में तो एक राजदूत को एप्स्टीन से दोस्ती की वजह से अपनी नौकरी से ही हाथ धोना पड़ा और कई देशों के शाही परिवारों को पब्लिक में आकर माफी मांगनी पड़ी है। जैसे नॉर्वे की क्राउन प्रिंसेस मेट मैरिट का ही मामला ले लीजिए। जब ईमेल से ये पता चला कि एप्स्टीन को 2008 में सजा होने के कई साल बाद तक भी वो उससे मिलती जुलती रहीं, तो उन्हें पब्लिक में आके कहना पड़ा कि उनसे गलत फैसला हुआ और उन्हें इसका बहुत अफसोस है। लेकिन इन बड़ी बड़ी हस्तियों और राजनीतिक तूफानों के बीच हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि इस कहानी के केंद्र में कौन है। वो है पीड़ित, जो आज भी इंसाफ का इंतजार कर रहे हैं। और दुख की बात यह है कि इंसाफ देने की ये प्रक्रिया ही उनके लिए एक और सदमा बन गई। सोचिए, 30 जनवरी को जो दस्तावेज जारी हुए उनमें ठीक से जानकारी नहीं छिपाई गई थी और कुछ सर्वाइवर्स की पहचान, उनके बयान, यहां तक कि उनकी न्यूड तस्वीरें तक पब्लिक हो गई। ये एक बहुत बड़ी, बहुत ही भयानक गलती थी। सर्वाइवर्स का कहना है कि उन्हें ऐसा लग रहा है जैसे उनके साथ कोई खेल खेला जा रहा है। उनके भरोसे को, उनकी प्राइवेसी को एक बार फिर तोड़ा गया है। लेकिन उन्होंने ये भी साफ किया है कि वो अपनी लड़ाई नहीं छोड़ेंगे। अब इस पूरे मामले की सबसे चौंकाने वाली सच्चाई पर आते हैं। इतने लाखों दस्तावेज, इतनी जांच पड़ताल, इतने बड़े बड़े नाम, और सजा कितनों को हुई? सिर्फ 2, जेफरी एप्स्टीन
और उसकी सहयोगी घिस्लेन मैक्सवेल। बस। और जो बात लोगों को सबसे ज्यादा परेशान कर रही है वो ये है कि सरकार ने अब इन फाइलों की अपनी जांच पूरी कर ली है और उनका साफ कहना है कि इन दस्तावेजों के आधार पर किसी और पर कोई नया केस चलाने की वजह नहीं बनती। मतलब मामला एक तरह से बंद, और इसी वजह से कई लोगों को लग रहा है कि असली जवाबदेही तो हुई ही नहीं। तो जब हम इन सारी कड़ियों को जोड़कर देखते हैं तो एक बहुत ही परेशान करने वाली तस्वीर सामने आती है। एक विश्लेषण के मुताबिक ये फाइलें दिखाती हैं कि ये दुनिया असल में चलती कैसे थी। ये फाइलें जैसे दो अलग अलग दुनिया दिखाती हैं। एक तरफ है मेंस क्लब, यानी मर्दों की दुनिया, जहां ताकतवर लोग एक दूसरे को फायदे पहुंचाते हैं, डिनर और फ्लाइट्स पर नेटवर्किंग करते हैं। और दूसरी तरफ है महिलाओं की भूमिका, जिनका काम था शेड्यूल बनाना, सफर का इंतजाम करना और सेक्स मुहैया कराना। उन्हें बस एक वस्तु की तरह देखा जाता था। और इन फाइलों में इस्तेमाल की गई भाषा वो इस सोच को और भी साफ कर देती है। ईमेल में पुरुषों को महिलाओं के बारे में बेहद अपमानजनक तरीके से बात करते हुए देखा जा सकता है। एक फ्रेंच मॉडलिंग एजेंसी 19 साल की नई ब्राजीलियन लड़की ऑफर कर रही है, तो कहीं खुद एप्स्टीन की बेहद भद्दी भाषा। ये दिखाता है कि वहां महिलाओं को इंसान नहीं बल्कि सिर्फ एक चीज समझा जाता था। और यहीं पे आकर हम एक बहुत बड़े और चुभने वाले सवाल पर रुक जाते हैं। फाइलें तो अब सबके सामने हैं, वो खुल चुकी हैं, लेकिन असली सवाल ये है कि क्या वो सिस्टम, वो पूरी व्यवस्था जिसने इस तरह के अपराधों को सालों साल फलने फूलने दिया, क्या उसे कभी भी जवाबदेह ठहराया जाएगा?